सर जी ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सी दो चीजें हैं बेटा? एक है चार्ज और दूसरी कौन सी चीज है? सर ये है कोई एप्सिलॉन है। हमारे एक उस्ताद होते थे यूनिवर्सिटी में, वो कहते थे एप्सिलॉन, ठीक है, इसका असल नाम होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज का हमारा आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल का नाम है गाजस लॉ। गाजस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में एक लॉ दिया जिसको हम गाजस लॉ के नाम से जानते हैं। गाजस ने मैग्नेटिज्म में भी अपना लॉ दिया है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। आपने गाजस लॉ को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि गाजस लॉ को यूज करके हम फर्दर 3 से 4 आर्टिकल और भी स्टडी करेंगे, और उन आर्टिकल्स में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए गाजस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाजस लॉ स्टार्ट करने से पहले आपको चंद बेसिक चीजों के बारे में जानना है। तो सबसे पहली टर्म जो आपको सीखनी है वो है क्लोज सरफेस। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आपके पास सरफेस दो तरह की हो सकती है, या तो कोई सरफेस क्लोज हो सकती है या कोई सरफेस ओपन हो सकती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि क्लोज सरफेस क्या है। तो इसकी निशानी क्या है? ऐसी सरफेस जो हर तरफ से बंद होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज सरफेस। दूसरी इसकी निशानी ये होती है कि ये 3 डिमेंशनल होगी। तो वो सरफेस जो क्लोज हो और 3D हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज सरफेस। तो क्या ये जो पेज आपको दिख रहा है, क्या हम इसको क्लोज सरफेस कह सकते हैं? आंसर है ये क्लोज सरफेस नहीं है। क्या अब हम इसको क्लोज सरफेस कह सकते हैं? ये देखें क्लोज है, तो आंसर है क्लोज नहीं है। ये देखें ये क्लोज नहीं है, तो इसको हम क्लोज सरफेस का नाम नहीं दे सकते। अगर मैं इधर से भी बंद कर दूं, इधर से भी बंद कर दूं, तो ये जो सरफेस होगी इसको क्या नाम देंगे? क्लोज सरफेस का नाम देंगे। अगर आपके पास कोई भी चीज जो हर तरफ से बंद है उसकी सरफेस में अगर छोटा सा भी एक सुराख बना लेते हैं तो वो क्लोज सरफेस नहीं कहलाएगी। तो क्लोज सरफेस क्या चीज है? जो हर तरफ से बंद हो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस की निशानी क्या है? ये 3D होगी और हर तरफ से बंद होगी। अब अगला सवाल कि जो क्लोज सरफेस है उसकी शेप कैसी होती है? तो क्लोज सरफेस की कोई भी शेप हो सकती है। आपके पास क्लोज सरफेस सिलेंड्रिकल शेप में हो सकती है, क्लोज सरफेस स्फेरिकल शेप में हो सकती है फुटबॉल जैसी, और आपकी जो क्लोज सरफेस है वो एक बॉक्स की फॉर्म में भी हो सकती है। इसके अलावा कोई इर्रेगुलर भी शक्ल हो सकती है, ऐसे जैसे मैं इसको पकड़ के ऐसे हर तरफ से फॉर एग्जांपल बंद कर देता हूं। ये देखें ऐसे करके मैंने इसको हर तरफ से ऐसे बंद कर दिया, तो ये क्या है? ये इर्रेगुलर है, ठीक है, लेकिन ये हर तरफ से बंद है, तो ये भी क्या है? क्लोज सरफेस। इसके बारे में पहले भी जो है डिस्कशन हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट, ओपन सरफेस किसको कहते हैं? तो जो सरफेस क्लोज ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन सरफेस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये क्लोज सरफेस है? तो आंसर है यस, ये हर तरफ से बंद है, ये क्लोज सरफेस है। अगर इसमें इतना सा पंक्चर लग जाए, क्या ये क्लोज सरफेस है? आंसर है इसमें पंक्चर आ चुका है, ये क्लोज सरफेस नहीं है। तो नेक्स्ट जो आपको चीज सीखनी है वो है फ्लक्स। ये हम पहले इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो में। फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अगर इस डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड, जिसको हम सरफेस एरिया भी कहते हैं, जिसके मैंने सारे फार्मूलाज आपको लिखवाए थे। इसके बाद क्या आता है? कॉस ऑफ थीटा आता है। तो ये हमारे पास फ्लक्स का फाइनल फार्मूला आया था। नेक्स्ट जो चीज है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसी तरह आपका फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे? अगर कॉस जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, कॉस नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, अगर cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब अगला सवाल है कि cos कब जीरो होगा, कब माइनस में होगा, कब पॉजिटिव में होगा? तो अगर आपका एंगल 90 है तो फिर आपके पास जो cos की वैल्यू जीरो आएगी और फ्लक्स की वैल्यू भी जीरो होगी। अगर आपका एंगल जो है ग्रेटर देन 90 है तो फिर cos का आंसर नेगेटिव आएगा और फ्लक्स का आंसर भी नेगेटिव आएगा। अगर आपके पास जो एंगल है वो जीरो है या जीरो से बड़ा है, बात समझिए, और 90 से छोटा है,
यानी 0 से लेकर लेस देन 90 आपके पास कोई भी एंगल आ जाता है तो काज का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, और फ्लक्स भी क्या होगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट जो चीज आपको सीखनी है कि ये फार्मूले को हम किसी ओपन सरफेस पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास एक ओपन सरफेस है, ये भी एक ओपन सरफेस है। तो इस फार्मूले में क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड चाहिए, और क्या चाहिए? एंगल। तो एंगल किसके दरमियान होता है? मैंने आपको बताया था एंगल होता है वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। तो अब ये आपके पास सरफेस है, वेक्टर एरिया आपको पता है सरफेस के, जो वेक्टर एरिया है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस है तो वेक्टर एरिया इधर भी लिया जा सकता है, इधर भी लिया जा सकता है। तो ये आपके पास सरफेस है। ओपन सरफेस के लिए आप वेक्टर एरिया ऊपर को भी ले सकते हैं इस तरह, और इससे नीचे को भी ले सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन किसके लिए है? ओपन सरफेस के लिए। किधर लेना है वेक्टर एरिया? लेना इस सरफेस के नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल इधर भी ले सकते हैं, नॉर्मल नीचे को भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास वो सरफेस जो है क्लोज है तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल क्लोज सरफेस। अब इसके लिए जो वेक्टर एरिया है, क्या हम वो इधर अंदर को ले सकते हैं? आंसर है क्लोज सरफेस के लिए वेक्टर एरिया अंदर को नहीं ले सकते। इसके लिए पक्का रूल ज़हन में रख लें, इसके लिए वेक्टर एरिया हमेशा आउटवर्ड लिया जाएगा। लिया वो ही जाएगा 90 के एंगल पे ही सरफेस के साथ, लेकिन इनवर्ड नहीं बल्कि उस सरफेस से आउटवर्ड होगा। और ये रूल सिर्फ किसके लिए है बताइए? ये सिर्फ है क्लोज सरफेस के लिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपने गाज़ा लॉ पढ़ना है, अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे तो फिर गाज़ा लॉ आप सही तरह से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। गाज़ा लॉ आपको सही तरह होल्ड होता हुआ दिखाई नहीं देगा। सो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि अगर आपके पास क्लोज सरफेस हो तो वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस से आउटवर्ड लिया जाएगा। ये बॉक्स है, ये इसकी एक सरफेस है, ये एक प्लेन है, तो यहाँ वेक्टर एरिया इस तरफ लेंगे, इस प्लेन के लिए इस तरफ लेंगे, इस प्लेन के लिए इस तरफ, इस प्लेन के लिए इस तरफ। ये सिलेंडर है तो ये सिलेंडर की जो सरफेस होती है इसके लिए वेक्टर एरिया इधर को होगा, इसके लिए इधर को होगा। ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके लिए इधर को होगा, इसके लिए इधर को होगा। अगर हम अंदर को वेक्टर एरिया बना दें तो ये गलत है। बात समझ गए? अब नेक्स्ट जो चीज आपको समझनी है वो है असल आपका आर्टिकल जो बुक में दिया गया है। अब हमने क्या करना है? फ्लक्स को कैलकुलेट करना है थ्रू क्लोज सरफेस। जैसे कल मैंने स्टडी करवाया था आपको कि आपके पास कोई सरफेस है, उसमें से क्या गुजरती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हम क्या कहते थे? इसमें से फ्लक्स पास कर रहे हैं। आज भी कुछ इसी तरह है। आपके पास एक क्लोज सरफेस होनी है, उस क्लोज सरफेस के अंदर हमने क्या रख देना है? एक चार्ज रख देना है। उस चार्ज से बाहर क्या निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और किससे गुजरेंगी? वो जो क्लोज सरफेस है उसको क्रॉस करेंगी, और हम कहेंगे ये देखो इस क्लोज सरफेस पर फ्लक्स मौजूद है। तो उस फ्लक्स को आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि क्लोज सरफेस तो बहुत सारी शेप की होती है। सिलेंड्रिकल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है, बॉक्स की फॉर्म में हो सकती है। हमने कौन सी लेनी है? तो कोई भी ले सकते हैं आप, लेकिन आपकी बुक वाले ने स्फीयर ली है। उसका फायदा ये होता है कि उससे जो आपकी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन का सारा लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के बारे में हम नहीं जानते, आप लोग नहीं समझते क्या है। आपको इस लेवल पे इंटीग्रेशन सब स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाई जाती। मेडिकल वाले स्टूडेंट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते। तो इसलिए हमने कौन सी सरफेस का चुनाव किया है? यहाँ पर हमने एक स्फीयर लेनी है, और लेनी कैसी है? क्लोज सरफेस। ये कुछ पॉइंट याद रख लें। हमने क्या लेना है? स्फीयर लेनी है, क्लोज सरफेस होनी है वो। और उसके अंदर हमने क्या चीज रखनी है? उसके अंदर हमने एक पॉइंट चार्ज रखना है। कौन सा चार्ज रखना है? पॉइंट चार्ज। जरूरी नहीं है पॉइंट चार्ज हो, कोई और भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए उसको ले रहे हैं। उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? रेडियल होती है। ये पहले डिस्कस हो चुका है। फिर फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है? पूरी जो क्लोज सरफेस है ना उसके छोटे छोटे पैचेस बना देने हैं। हर पैच पे लगने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। सर कैसे करेंगे? बेटा ये फार्मूला है फ्लक्स का, ये देखो ये फार्मूला किसका है? ये वाला फार्मूला किसका है? फ्लक्स का। हम पूरी क्लोज सरफेस के छोटे छोटे एलिमेंट्स बना लेंगे, पैचेस बना लेंगे। हर पैच पर हम ये फार्मूला लगाएंगे फ्लक्स का। हर पैच का फ्लक्स कैलकुलेट करके एंड पे सम अप कर देंगे तो पूरी क्लोज सरफेस का आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास ना बेटा एक स्फीयर है। बात समझ गए? ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। इसके सेंटर पे हमने क्या रख दिया? बिल्कुल एक चार्ज रख दिया। और बच्चों ये चार्ज कैसा है? पॉइंट चार्ज। और इसका चार्ज कितना है? ये बेटा है पॉजिटिव क्यू चार्ज है।
इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी हैं? तो साफ नजर आ रहा है इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस रेडियल होती हैं। बात समझिए। और ये जो क्लोज सरफेस है इसमें से क्या गुजर रही है? इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इस पर लगने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। बात समझिए। तो हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पैचेस बना देंगे। ये मैंने इतना इसका एक पैच बना दिया, इसका नाम क्या रख दिया? डेल्टा A1, यानी छोटा सा एरिया। एक यहाँ पे पैच बना दिया, इसका नाम क्या रख दिया? डेल्टा A2 एंड सो ऑन। इस तरह पूरी सरफेस के छोटे छोटे पैचेस बना दिए मैंने। अब हम क्या करेंगे, हर पैच का अलग से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है, ये वाला जो पैच हमने बनाया है इसका नाम क्या है? डेल्टा A1। इस पे लगने वाला हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फ्लक्स। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? E cos ऑफ थीटा। समझिए। और ये जो चार्ज है इसकी यहाँ जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रही है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच रही है? E। यहाँ पे ज्यादा पहुंचेगी, यहाँ पे ज्यादा, या यहाँ पे ज्यादा। तो हमने पढ़ा है चार्ज से दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? कम। तो ये पॉइंट जितना इस चार्ज से दूर है, ये वाला पॉइंट भी इस चार्ज से उतना ही दूर है, ये वाला पॉइंट भी उतना ही दूर है, ये वाला पॉइंट भी उतना ही दूर है। तो पूरी जो सरफेस है, इस पूरी सरफेस का जो फासला है चार्ज से एक जैसा है। इस पॉइंट को ले लें, इसको ले लें, किसी भी पॉइंट को ले लें, हर पॉइंट का फासला इस चार्ज से कैसा है? सेम। सो पूरी सरफेस पर हर पॉइंट पर इसकी वजह से एक ही जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी और वो कितनी है? E। तो इतने हिस्से पर हम फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फ्लक्स का फार्मूला ये है मेरा बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पहुंची? E। इस टुकड़े का एरिया कितना है बताओ जरा। तो यहां मैं पुट करता हूं, इसका एरिया है डेल्टा A1। अब मुझे बताइए एंगल कितना आएगा? और एंगल आपको पता है ना किसके दरमियान होता है? देखो, वेक्टर एरिया के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। तो बताइए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बताइए ये जो हमने इसका छोटा सा पैच बनाया हुआ है, इतना सा जो हमने पैच लिया हुआ है, तो इस पैच का जो वेक्टर एरिया है वो किधर को होगा? तो आंसर है इसका वेक्टर एरिया इस सतह के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। मैंने आपको बताया क्लोज सरफेस के लिए वेक्टर एरिया हमेशा बाहर को लेते हैं, अंदर को हम नहीं ले सकते, ये अलाउ नहीं है। अब इसका वेक्टर एरिया किधर है? बाहर को। और वेक्टर एरिया है कितना? डेल्टा है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी इधर है, तो एंगल कितना आ जाएगा? आंसर है एंगल 0 आ जाएगा। बात समझ गए? cos 0 कितना होता है? 1। तो यहां से ये खत्म हो गया। इसी तरह सेकंड पैच पे लगने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पहुंची? E। इसका एरिया कितना है? डेल्टा A2। यहां पे एंगल कितना आएगा? तो मुझे बताइए इस टुकड़े पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस तरफ है। इसी टुकड़े पर जो इसका वेक्टर एरिया है वो भी किधर है? इसी तरफ है। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है? 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो ये यहां से खत्म हो गया। 1 को लिखें या ना लिखें। इसी तरह हम तीसरे टुकड़े पर, चौथे पे, पांचवें पे, पूरी सरफेस के जितने भी पैच बनाए हैं हमने, हर पैच पे लगने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। आप जहां मर्जी जाके चेक कर लें, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल आपको कितना मिलेगा? 0। तो हर जगह पे cos की जगह क्या पुट होना है? 0। और cos 0 क्या होता है? 1। यहां पे चेक कर लें, ये एक छोटा सा पैच है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस पॉइंट पे, इधर को। और इसका वेक्टर एरिया भी किधर है? इधर को। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर को। और यहाँ पे वेक्टर एरिया भी किधर है? इधर को। जहां मर्जी जाके चेक कर लें, जिधर वेक्टर एरिया मिलेगा उधर को ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। हर जगह पे एंगल कितना होगा? 0। cos 0 हर जगह क्या मिलेगा आपको? 1। तो इसके लिए फ्लक्स कितना आ जाएगा तीसरे पैच के लिए? E इंटू डेल्टा A3 एंड सो ऑन। हर पैच के लिए कैलकुलेट कर लिया। लास्ट वाले पैच के लिए E इंटू डेल्टा AN। ये लास्ट वाले पैच का नाम हमने N रखा हुआ है। बात समझ गए? तो ये हमने हर पैच का अलग से फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पूरी सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हमें पता ही है कि कोई चीज के अगर आप टुकड़े कर दें तो हर टुकड़े का कैलकुलेट कर लिया है आपने। जब सबको सम अप करेंगे तो पूरी जो क्लोज सरफेस है जिसके आपने सेगमेंट बनाए थे वो पूरी सरफेस का आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। अब हम इन तमाम पैचेस के फ्लक्स को सम करने जा रहे हैं। दैट इज वेरी सिंपल। टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ये पूरी क्लोज सरफेस का फ्लक्स किसके बराबर होगा? पहला पैच का फ्लक्स प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का एंड सो ऑन। हमने सब के लिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है, पुट करते हैं। पहले का कितना है? E
डेल्टा A1 प्लस दूसरे का E डेल्टा A2 एंड सो ऑन, लास्ट वाले का कितना है E इंटू क्या है डेल्टा AN। बात समझ गए? अब मुझे बताइए इसमें कौन है जो कॉमन आ रहा है? तो कॉमन कौन सी रकम आती है? वो रकम कॉमन आती है जो सब में सेम हो। तो सब पॉइंट्स पर क्या सेम पहुंचा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा A1 प्लस क्या आ जाएगा डेल्टा A2 एंड सो लास्ट पे क्या आ जाएगा डेल्टा AN। अब मुझे बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और यहाँ पे ये जो आपके पास इस पैच का एरिया, ये दूसरे का, ये तीसरे का एंड सो ऑन, ये लास्ट वाले पैच का एरिया है। तो मुझे बताइए क्लोज सरफेस है आपके पास, ठीक है। जब तमाम पैचेस का एरिया आप सम अप करेंगे तो वो एरिया किसका एरिया है? वो पूरी क्लोज सरफेस का एरिया होगा। तो हमें पता है कोई भी स्फेरिकल सरफेस का जो कंप्लीट एरिया होता है वो 4πr² होता है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है। तो तमाम एरियाज जो थे छोटे छोटे पैचेस के, जब उसको हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद ये कंप्लीट सरफेस का एरिया आ जाएगा और कंप्लीट जो स्फीयर की सरफेस का एरिया होता है वो कितना होता है 4πr²। ये ले आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, कितना है ये E इंटू क्या आ जाएगा 4π इंटू क्या आ जाएगा r², 4πr²। और ये मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके इक्वल है? कौन सा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हम पिछले आर्टिकल में पढ़ के आए हैं, कितनी होती है? ये होती है हमारे पास 1/4πε0 इंटू क्या होता है हमारे पास इंटू वो वाला चार्ज होता है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है। अब देखें फ्लक्स किसके इक्वल आता है? फ्लक्स यहाँ पे आ गया, ये देखिए 4π से कट गया, समझ गए? एक चीज और, यहाँ पे r² भी आता होता है इस फार्मूले में, और यहाँ से r² से कट गया। आपके पास जो आंसर है यहाँ से देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा Q ओवर क्या आ जाएगा बेटा ε0। तो ये था जी वो फ्लक्स जो उस पूरी क्लोज सरफेस से पास हो रहा था, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये हमारा आर्टिकल है जिसको वो शॉर्ट में पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकता है कि आपके पास एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज है, उससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस सरफेस से गुजरती हैं, उस सरफेस पे लगने वाला आप फ्लक्स फाइंड करें। तो ये मेथड से आपने फाइंड कर लेना है। ये Q और ε0 है। इसको हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक ने इसको फॉलो किया है, लिहाजा मैंने इसी मेथड को फॉलो किया। अदरवाइज ऐसा मेथड भी है कि एक ही लाइन में हम ये सारा काम कर सकते हैं। ये फ्लक्स है, ये किसके लिए निकला है? तो ये निकला है फॉर क्लोज्ड सरफेस, याद रख लेना है, फॉर क्लोज्ड सरफेस, उस पे लगने वाला फ्लक्स Q ओवर ε0। समझिए सर जी, क्लोज सरफेस जो है वो कैसी होनी चाहिए? स्फीयर होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है। सर जी हमने तो स्फीयर ली है, हमने तो अपनी आसानी के लिए ली है। अगर स्फीयर ना हो तो फिर फ्लक्स, अगर क्लोज ही है, स्फीयर नहीं है, कोई और शेप है, तो मैं आपके सामने अभी रखता हूं, एनालिसिस करता हूं, आप खुद हिसाब लगा लें कि स्फीयर के अलावा भी अगर है तो उसका भी फ्लक्स इतना ही आएगा। कॉन्सेप्ट बताता हूं, सुनो। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इसने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस की? फॉर एग्जांपल ये 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने इसकी ड्रॉ कर ली। अब इसके गिर्द मैं एक स्फीयर बनाता हूँ। क्या चीज बनाता हूँ? इसके गिर्द स्फीयर बनाता हूँ। तो बताइए स्फीयर की सरफेस में से गुजरने वाली लाइनें कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, 8 लाइनें हैं जो इसमें से गुजर रही। फ्लक्स भी कितना है? 8। बात समझ गए? लेकिन अगर यहाँ पे जो क्लोज सरफेस है, स्फीयर नहीं है, कोई बॉक्स है, ठीक है, ये लो बॉक्स इमेजिन कर लेते हैं। अब मुझे बताओ बॉक्स में से गुजरने वाली कितनी है? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर अगर बॉक्स नहीं है, सिलेंड्रिकल है, चलो मैं सिलेंड्रिकल कंसीडर कर लेता हूँ। ये लो सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है, तो इसमें से भी कितनी लाइनें गुजर रही हैं? 8।
अगर मैं इर्रेगुलर शेप इमेजिन कर लेता हूं, इर्रेगुलर समझते हैं, बेढंगी शक्ल, ये लो कोई इसका सिर मुंह नहीं है। अब इसमें से कितनी लाइनें गुजरी हैं? इसमें से भी 8। इसका मतलब जो क्लोज सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स है, आप कोई भी क्लोज सरफेस उसके गिर्द इमेजिन कर लें तो फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये फार्मूला, कोई शक नहीं है इसमें कि हमने स्फीयर को इस्तेमाल करके इसको ड्राइव किया है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ब्रेन भी तो दिया है ना। अगर स्फीयर से 8 गुजर रही हैं, तो अगर स्फीयर के अलावा कोई और भी क्लोज सरफेस होती है तो उसमें से भी यार 8 ही लाइनें गुजरती हैं। लिहाजा ये फार्मूला निकाला जरूर हमने स्फीयर से है, लेकिन ये हर तरह की क्लोज सरफेस पे वैलिड है। दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर एनी शेप ऑफ क्लोज सरफेस। कोई भी किसी भी शक्ल की क्लोज सरफेस पे ये वैलिड है। सिलेंड्रिकल हो, इर्रेगुलर हो, मैंगो शेप हो, पाइनएप्पल की शेप हो, कोई भी शेप हो, बिंगी चिब्बी हो, सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, बॉक्स हो, क्लोज होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये फार्मूला हमने बना लिया, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। और ये क्या चीज है देखें जरा इसको हम थोड़ा एनालाइज करते हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स का फार्मूला आया है, क्लोज सरफेस पे लगने वाला जो फ्लक्स होता है, क्या ओवर एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? अब ये फार्मूले को देख के बताइए फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है। इस फार्मूले को देख के बताइए कि जो क्लोज सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स है वो डिपेंड किस पे करता है। सर जी ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सी 2 चीजें हैं बेटा? एक है चार्ज और दूसरी कौन सी चीज है? सर ये है कोई एप्सिलॉन नॉट है। हमारे एक उस्ताद होते थे यूनिवर्सिटी में, वो कहते थे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसका असल नाम होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है और इस पे डिपेंड कर रहा है चार्ज। और ये चार्ज कौन सा है? ये बड़ी अहम चीज है। चार्ज कौन सा है? चार्ज वो है जो क्लोज सरफेस के अंदर बंद था। ये ध्यान में रखना है, चार्ज वो होता है जो हमने क्लोज सरफेस के इनसाइड रखा हुआ है। ये चीज क्या होती है आपको बताइए, मीडियम से बिलोंग करती है। अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, अगर फ्री स्पेस नहीं है तो फिर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर आ जाएगा, अगर कोई मीडियम होता है। अदरवाइज फ्री स्पेस के लिए यही यूज होना है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है फ्लक्स? दूसरा डिपेंड करता है मीडियम की, बोलो, मीडियम की नेचर पर डिपेंड करता है। याद रहेगा, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस ओनली डिपेंड अपॉन किस पे? बोलो, चार्ज पे जो इसके अंदर रखा हुआ है, और दूसरा किस पे? मीडियम की नेचर पे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने ब्रेन में फिट करना है। तो ये तो होगी डिपेंडेंसी। सवाल है कि डिपेंड किस पे नहीं करता? इसके अलावा कोई भी चीज जो हो उस पे डिपेंड नहीं करता। कौन सी चीज? अगर आप शक्ल मैंगो शेप ले लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा। अगर आप सिलेंड्रिकल ले लेते हैं इतने रहेगा। किसी तरह की भी शेप ले लें, ये डिपेंड नहीं करता। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो हमने क्लोज सरफेस लेनी है उसकी ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। उसकी ज्योमेट्री कैसी है, शक्ल कैसी है, रेगुलर है, इरेगुलर है, सिलेंड्रिकल है, मैंगो शेप है, स्फेरिकल है, फलां है, जो भी है, ये उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। ये ज्योमेट्री से क्या है? इंडिपेंडेंट है। याद रहेगा, ये ज्योमेट्री से क्या है? इंडिपेंडेंट है। कोई भी आपकी जो क्लोज सरफेस है किसी भी तरह की उसकी शक्ल हो सकती है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा।